Burn yourself in the fire of hard work today, and tomorrow your name will be written in the history. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। UPSC ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਕੀ ਹਰਡਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਚਣਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਵਾਈ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ UPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। DC SSPs ਦੀ ਪਾਰਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ UPSC ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ UPSC ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚਣਕਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਪਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਕੋਲੇ ਚਣਕਿਆ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਮੌਰੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਚਣਕਿਆ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਮੌਰੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਸੋ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਾਊਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ UPSC ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ये जो चेंजिंग पैटर्न के प्लेटफॉर्म ने आज हमें एक डिस्कशन का मौका दिया है, इसे हम आज एक छोटी सी बात से स्टार्ट करेंगे। क्या आपने कभी घर पे सुना है, तू कोई DC है क्या? जब भी घर पे आप थोड़ी सी भी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हो, आपकी मम्मा आपको बोलती होंगी तू कोई DC है क्या? आखिर आपने कभी सोचा है ये वर्ड DC ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्या पावर है इस वर्ड में जो आपको बोला जाता है? जब भी कोई इंसान अथॉरिटी दिखाता है उसे बोला जाता है तू कोई DC है क्या? इतना ही नहीं, आई एम श्योर आपने बहुत सी मूवीज़ और सीरीज़ भी देखी होंगी मोटिवेशन के लिए, जिसमें आप देखते हो एक स्टूडेंट बहुत ही मन से दिन रात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसमें बहुत से सीन्स देखने को मिलते हैं जहां एक ऑफिसर रूम में एंटर करता है और पूरा माहौल बदल जाता है। आप देखते हो वहां सब सीधे हो जाते हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है और डिसीजंस तुरंत लिए जाते हैं। आपने ज़रूर सोचा होगा वो सीरीज़ देखते हुए, वो मूवीज़ देखते हुए कि आखिर ऐसी क्या पावर है IAS के पास, GC के पास, IPS के पास कि उनके डिसीजंस तुरंत फॉलो किए जाते हैं। एक्चुअली ये कोई पोस्ट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक इम्पैक्ट है। और जब कोई इस रोल को चूज़ करता है तो वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, अपने आसपास सभी की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ पर अगर मैं आप सबसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे सच सच बताना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी ज़रूर सोचा है कि क्या मैं IAS या IPS बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? आई एम श्योर कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये सपना देखा होगा, बट देन अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आता होगा कि क्या ये बहुत मुश्किल है, कि शायद ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा,
या फिर ये भी आ सकता है कि शायद ये कुछ खास स्टूडेंट्स के लिए होता है, शायद जो स्कूल में टॉप कर रहे हैं वही आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं, बिकॉज ये कॉमन बिलीफ है जो सब बिलीव करते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स जो रुकते हैं, जो ये सपना देखने से डर जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होता। और जब स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, और ऐसे में आपके यही सपने, आईएएस आईपीएस बनने वाले सपने, आपके धीरे धीरे डिल्यूट हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी चॉइसेस बन जाती हैं, और फिर लास्ट में वही सेम कॉम्प्रोमाइज। तो टू इंश्योर कि आपके सपने कॉम्प्रोमाइज ना बने, आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है तो आपके यही सपने एक खूबसूरत जर्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सवाल ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आईएएस पॉसिबल है या नहीं है। हर एक स्टूडेंट आईएएस बन सकता है, कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप स्कूल में टॉप कर रहे हो तभी आप आईएएस बन सकते हो। बट पॉइंट ये है, सवाल ये है कि इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। सवाल ये है कि स्टूडेंट आज से ही ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसे ये प्रोसेस समझने में इजी हो। तो इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए मैं विकास सर को बुलाना चाहूंगी। प्लीज विकास सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सत श्री अकाल। कैसे हो? भवन सर ने और वैशाली मैम ने आपको यूपीएससी से रिलेटेड अभी बताया कुछ, इसको ही कंटिन्यू करता हुआ मैं दो चार चीजें अब आगे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी चीज को हम जो करना चाहते हैं उससे पहले उसके बारे में यदि हमारा विजन क्लियर है, वाई, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और जब वाई क्लियर हो जाता है तो फिर नया प्रश्न आता है हाउ, इसको कैसे करें। पहले हम जानेंगे कि आखिर जो यूपीएससी है, क्योंकि आप स्कूली विद्यार्थी हो, 11th-12th में पढ़ रहे हो या बाकी स्कूल की क्लासेस में, तो आपको एक तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। जो आप पढ़ रहे हो आराम से पढ़ते रहिए, आपके पास 4-5 साल का सफिशिएंट टाइम है, और इस जर्नी को बड़ी धीमे धीमे ग्रेजुअली हम इसको सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा बर्डन कुछ नहीं लेंगे। क्योंकि यूपीएससी खुद ये नहीं चाहती कि बर्डन लेके किसी चीज को पढ़ा जाए। वो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात चाहती है कि हमें पता हो हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो यूपीएससी का, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा बोर्ड पे, कि यूपीएससी 3 फेज का एक तरह से एग्जाम है, जिसका पहला फेज प्रीलिम्स, जिसको प्री एग्जाम कहते हैं, और दूसरा है मेंस एग्जाम, और तीसरा पर्सनैलिटी का प्रोग्राम या इंटरव्यू, उस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो 3 स्टेज का ये प्रोग्राम है। जो पहला स्टेज है प्री वाला, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी का और एक एप्टीट्यूड का, जिसको सीसेट आजकल शॉर्ट में बोल देते हैं। और जो मेंस के एग्जाम है उसमें 7 पेपर होंगे रिटन, और 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। जैसे आप पंजाब से हो तो आपको कम से कम 2 पेपर इसमें क्वालिफाई करने पड़ेंगे, जिसमें एक पेपर मान लो आपने पंजाबी में क्वालिफाई कर दिया, और दूसरा जो होता है वो इसमें इंग्लिश का वो कंपलसरी पेपर है। इसमें पासिंग मार्क्स लेके आने हैं बस 33%, और ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसका मेंस का चरण है। उसके बाद फिर आता है इंटरव्यू का, जिसमें एक पैनल होता है और आपसे ऐसे ही आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, क्या किया, कहाँ से पढ़े, क्या आपका नजरिया है, आप आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर बन के
क्या करना चाहते हो, ऐसे मतलब वो लिखित नहीं होगा, वो परीक्षा मौखिक होगी, वर्बल होती है। अब इसके फेज वाइज में आप देखो, जैसे प्रीलिम्स का ये पहला फेज है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसको वो गोला बढ़ते हैं ना ABCD, उस तरीके का ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 0.66 यानी 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें कट ऑफ लगती है, और 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, 2 आवर्स 120 मिनट। इसमें जो ये कट ऑफ रहती है, आप गैस करो, आप अंदाजा लगाओ ये कितना कट ऑफ रहता होगा। बहुत बड़ा पेपर है, बच्चों को ये है कि ये इससे IAS IPS बनेंगे, तो इसकी कट ऑफ कितनी होगी। जैसे इस साल आप देखो 2025, तो कट ऑफ लगभग 93 मार्क्स के आसपास, 200 में से। यानी 50% से भी कम, क्योंकि 200 में से अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो यानी 50% हो गया। और ये 200 में से 93 मार्क्स, लगभग 46-47% के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हो, तो आपने जो ये वाला फेज है प्री, वो क्वालिफाई हो गए। अब ये वेरी करता रहता है, किसी साल थोड़ा सा कभी 98 हो गया, किसी बार 90 हो गया, लेकिन अभी यूपीएससी का जैसे ट्रेंड देखें पिछले 4-5 सालों में, लास्ट 4-5 ईयर, तो ये 90 to 100 के बीच में ही लगभग आपको दिखेगा जनरल कैटेगरी। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये और भी नीचे आ जाता है, कहीं 85 आ रहा है, कभी 89 आ रहा है, उस तरीके से। तो प्री के जो पेपर हैं उसमें जो पहला एक पेपर है जनरल स्टडी का, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और इतने मार्क्स अगर बच्चा ला रहा है तो वो प्री क्वालिफाइंग करने के लिए वो एलिजिबल एक तरीके से हो गया। दूसरा जो पेपर है CSET का, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें क्वालिफाइंग के लिए आपको 33% मार्क्स लेके आने हैं। 200 में से आप अंदाजा लगाओ, मोटा मोटा 66 मार्क्स के आसपास, तो ये क्वालिफाइंग हम आराम से कर जाते हैं। तो जो सेकंड पेपर है, जो यहाँ मैंने बताया था प्री का, एक जनरल स्टडी का, इसमें कट ऑफ लगती है, और सेकंड में इसमें 33 के आसपास अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका प्री क्वालिफाई हो गया। अब प्री एग्जाम के बाद आता है मेंस का एग्जाम। ये प्री का कुछ सिलेबस है कि फर्स्ट पेपर में करंट के इवेंट आएंगे, हिस्ट्री आएगी, इन सबको हम बारी बारी से कॉन्सेप्चुअल चीजों को बड़ी आराम से समझते हुए कि क्या होता है, कैसे होता है, उसको धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हुए ये सारे सिलेबस को, पूरी जर्नी को आराम से हम इसको समझेंगे। ये CSET का सिलेबस है, कॉम्प्रेंशन टाइप के कुछ आते हैं कि एक पैराग्राफ दे दिया और उसके नीचे 2-3-4 क्वेश्चन आ गए, अब उस पैरा में से ही उनके आंसर हमें फाउंड आउट करने हैं। ये कुछ कम्युनिकेशन के आते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग के, मान लो जैसे आप 4 दोस्त हो, कहीं पे जा रहे हो और कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप क्या डिसीजन लोगे। कुल मिला के ये सारी चीजें जो पूछी जा रही है वो इसीलिए कि कल आप कहीं डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, कहीं आप कैबिनेट सेक्रेटरी होगे, कभी पॉलिसी मेकिंग बना रहे होगे, तो उन सब में आप डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, तो उसको ये चेक करने का एक तरीका है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का, और ये आता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, 33 मार्क्स, 33%। तो इस तरीके से ये प्री हो गया। अब जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो गया वो फिर मेंस का ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें 3-4 महीने का गैप मिलता है, और उसके बाद बच्चा फिर मेंस के जितने पेपर होंगे वो सब रिटन होते हैं। और इन रिटन पेपर में एक पेपर होता है ऐसे का, जिसको साधारण भाषा में हम निबंध कह देते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, आपके जो टीचर लोग हैं वो देते होंगे कि इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिख के आओ, तो उसी तरह का यूपीएससी भी मांगती है ऐसे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इस वर्ष
यूपीएससी ने एक ऐसे के लिए पूछा, तो वो ऐसे में पूछ क्या रहे हैं कि जो बुराइयां हैं, अगर मानव के जीवन से बुराइयों को निकाल दिया जाए तो मानव किस तरीके का रह जाएगा। ये बड़े छोटे छोटे इस तरीके के ऐसे के टॉपिक या वो आते हैं, उसमें आपको केवल अपना व्यू देना है कि जो ऐसे लिखने का है। तो ये एक पेपर होता है 250 मार्क्स का ऐसे का। दूसरा एक जनरल स्टडी का पेपर होगा, जो प्री में आपने पढ़ा था उसमें ऑप्शनल था, और इसमें आपको लिखना है। इसमें इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इंडियन कल्चर होगा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है सिखिज्म का कि गुरु नानक देव जी का कालखंड क्या था, जो उनका एरा था, और गुरु नानक देव जी के आने के बाद इंडियन कल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जैसे ये कल्चर का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके के कुछ हेरिटेज आ गया कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उसका क्या रिलीवेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, इनको रिटन फॉर्म में लिखना है। और एक तीसरा पेपर होगा जनरल हिस्ट्री, और ये ईच पेपर जो है वो सब 250 मार्क्स के हैं। थर्ड पेपर इसमें पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या होता है। जैसे अभी पार्लियामेंट में चल रहा है रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, वुमन रिजर्वेशन का जो बिल, तो ये पॉलिटी से जुड़ जाएगा कि जो वुमन एम्पावरमेंट है, वुमन को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारी लेजिस्लेटिव में अभी कितने परसेंटेज में वुमेन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। गवर्नेंस के क्वेश्चन आएंगे कि अभी कोई गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन उसके जो बेनिफिशियरी लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो लोग किस तरीके से इसको रिलेट करें। सोशल जस्टिस के क्वेश्चन आएंगे कि कोई दलित व्यक्ति है या किसी के पास रिसोर्स नहीं है, गवर्नमेंट उसकी किस तरीके से मदद कर सकती है। इस तरीके का इनका पूरा सिलेबस है। और ये यूपीएससी का एग्जाम ही ऐसा है कि वो कुछ रटना नहीं मांगता, जो समाज में चल रहा है उसका समाधान मांगता है। कहीं वो ऑब्जेक्टिव रूप में समाधान मांग रहा है, कभी वो रिटन रूप में मांग रहा है, तो कभी इंटरव्यू के रूप में। उद्देश्य उसका एक ही है कि भारत का जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें आप किस तरीके से फिट बैठते हो। से एक ये फोर्थ पेपर आ गया जिसमें जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, इंडियन जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से एग्रीकल्चर में हम फार्मर्स के लिए क्या कर सकते हैं। आप सबने क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हो, तो ये सारी चीजें यूपीएससी में आप जब पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये तो मेरे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ये तो मेरे स्कूल से जुड़ा हुआ है, ये तो मैं जब जाता हूं तो ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मामला है। तो सारा सिलेबस इसी तरह का है। जैसे ये सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पंजाब में फ्लड इतनी बड़ी मात्रा में आई, वहां आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी होते तो उसको कैसे मैनेज करते। डिजास्टर था वो, लोगों को खाने की व्यवस्था कैसे हो, कहीं खम्भे टूट गए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। हॉस्पिटल्स में लोगों को कैसे मदद कर पाओगे। तो ये सारी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। फिफ्थ पेपर जनरल स्टडी का ये भी है, इसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी। जीवन में जब भी पावर आती है, क्योंकि यूपीएससी आपको एक अच्छी खासी पावर देगी, तो पावर के साथ हमेशा यह खतरा रहता है कि उसका मिसयूज ना हो। इसीलिए इसको जानते हुए यूपीएससी ने एथिक्स को इंक्लूड किया कि पावर तो हम देंगे आपको, लेकिन आप नैतिकता बनाए रखना, उस पावर का मिसयूज मत करना, उस पावर से किसी को सताना मत। तो यहां आपकी इंटीग्रिटी और एथिक्स चेक की जाती है कि आपकी मोरल वैल्यूज क्या हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रूथ, सत्य के क्या मायने हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम। ये इस तरह का कुछ केस स्टडीज आएंगे। तो यूपीएससी ये चेक करेगी कि आपकी इंटीग्रिटी, एथिक्स इस सर्विस को लेकर के क्या है। फिर एक पेपर आएगा, पेपर 6, ये ऑप्शनल पेपर है। 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, दोनों 250 मार्क्स के रहेंगे।
ये हर बच्चे को अपनी चॉइस के अनुसार इसको सेलेक्ट करना होता है। किसी को लग रहा है कि मेरा हिस्ट्री में मैं अच्छा हूं तो वो हिस्ट्री ले सकता है, किसी को लगता है पॉलिटिकल साइंस लेने चाहिए, किसी को लगता है इकोनॉमिक्स में ठीक हूं, किसी को लगता है कि मेरे को पंजाबी लिटरेचर लेना चाहिए, लिटरेचर पढ़ने में आनंद आता है, पोइट्री पढ़ने में, उस तरीके का, तो आप वो सब ले सकते हो। तो ये जो पेपर हुआ, कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी आपसे प्री का जो फेज है उसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगी, मेंस का है उसमें जो रिटन है वो आएगा, और इंटरव्यू का एक फेज होगा जिसमें मौखिक रूप से यूपीएससी का पैनल आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को, इन सबको जानना चाहेगा। तो ये ब्रीफ में थोड़ा सा प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 इसके स्टेज, 3 इसके पेपर का तरीका ये किया। अब हम इस चीज को रन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आगे इसका कैरिकुलम किस तरीके का होगा। इस सब के लिए जो चेंजिंग पैटर्न्स की एक हॉलिस्टिक जो अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, जहां बच्चों पर बर्डन भी ना पड़े और वो चीजों को सीखें भी। एग्जाम्पल है, जैसे यूपीएससी ने इस बार एक क्वेश्चन पूछा कि जो फास्ट फूड है उसको हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर के उसके क्या इशू हैं। आजकल ज्यादातर बच्चे फास्ट फूड खा ही रहे हैं, बर्गर, पिज्जा और ये। तो यूपीएससी उससे ही संबंधित जो समस्या है उससे संबंधित प्रश्न पूछ रही है। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसे रॉकेट साइंस वाला नहीं है। फास्ट फूड की समस्या हेल्थ को लेकर आ रही है तो यूपीएससी ने उस पर सवाल पूछा। डिजास्टर पंजाब में अभी आया तो यूपीएससी ने पूछा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे। तो आपके आसपास जो कुछ चल रहा है यूपीएससी उसी का समाधान चाहती है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होगी वो समाधान देने वाली होगी। आप किसी जिले को लीड कर रहे होंगे, किसी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे होंगे, तो वहां आपके पास जब पावर होगी तो आपको समाधान देना पड़ेगा। और ये 3-4 साल की जो जर्नी आपकी चेंजिंग पैटर्न्स के साथ रहेगी, वो उन्हीं समाधानों पर आपको रैशनल तरीके से सोचना सिखाएगी, उन्हीं समाधान पर आपका दृष्टिकोण, आपका जो एक मेंटल एक लेवल बनना चाहिए उससे रूबरू कराएगी। तो इसकी क्या पूरी अप्रोच है, इसके लिए मैं विवेक सर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपके सामने। वो पूरी ये प्रोसेस बताएंगे कि चेंजिंग पैटर्न्स इन सब चीजों को किस तरीके से स्मूथली आप तक डिलीवर करेगी। थैंक यू। थैंक यू विकास सर। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी तक आप सब लोगों ने जो डॉक्टर बब्बनप्रीत सर, वैशाली मैम और विकास सर एक इनपुट दे चुके हैं आपको कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये जो पूरा प्रोग्राम है वो आपके एकेडमिक करिकुलम यानी जो स्कूल का आपका जो प्रोग्राम चलता है उसको कहीं भी हैम्पर नहीं करेगा, कोई भी डिस्टरबेंस उसमें नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम गेन हो सके इस प्रोग्राम से। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो एग्ज़ाम है ना यूपीएससी का, और इसका जो प्रिपरेशन है ये मल्टी डायमेंशन प्रॉफिट कराता है, मल्टी डायमेंशन गेन आपको देता है। मल्टी डायमेंशन चीज़ें आप जो देखते हैं ना, उनके ओवरव्यू, उन चीज़ों को समझना, देखना, उन चीज़ों पर एक रैशनैलिटी लाना, वो सेंस आपकी डेवलप करता है। अच्छा, जैसे ना अभी तक इन सब लोगों ने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा, उसी में हम आगे चलेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अभी तक तो सब चीज़ें हमने सीख ली, समझ ली क्या क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम है, किस तरह से हमें अप्रोच करा जाता है कि तुम डीसी हो क्या। हाँ, यू कैन बी डीसी, क्योंकि डीसी भी एक दिन इन्हीं जगह पर थे जहाँ पर आप आज हो। वो भी किसी स्कूल्स में ही रहे होंगे, फिर किसी कॉलेज में गए होंगे, फिर ये प्रिपरेशन करी होगी, और प्रिपरेशन उन्होंने ना बस यही सोच समझ के करी थी। नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स जो करेंटली पोस्टिंग में हैं बहुत सब जगह में, डीसी में, एसपी में, आईआरएस में और डिफरेंट सर्विसेज में थ्रू दिस एग्ज़ाम। अच्छा, इस एग्ज़ाम की एक खास बात और है कि ये एग्ज़ाम ना आपको लड़ना सिखा देगा।
ये एग्ज़ाम आपके अंदर जो हिडन कैपेबिलिटीज़ है ना, उनको बाहर लाने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, वो बाहर कैसे आएंगी? जो भी करिकुलम या जो भी सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं क्लास 6 से लेकर और हम पोस्ट डॉक तक जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आता है। अब सुनने के लिए थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी के ऊपर प्राइमरीली बेसिस होता है। तो जो बेस है ना, मेन बेस, वो एनसीईआरटीज़ है। हाँ, एक एनसीईआरटी की किताब 11th-12th की और उससे पीछे जो बेस बना है उस सब्जेक्ट का, वो बुक आपको लीड कर सकती है टूवर्ड्स टू डीसी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपके हाथ में जो बुक है, इधर ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, मैथ्स की, वॉट एवर बुक इट इज योर की टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज और हैविंग अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ और अ मीनिंगफुल लाइफ अहेड। तो इस प्रोग्राम में अगर हम आएंगे तो फिलहाल हैं आप इस जगह, आपके स्कूल की क्लास में, जहां नो डाउट आपके जो टीचर्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो स्कूल का करिकुलम है उसके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप हैं और ये आपका फ्यूचर है। अभी आप कुछ लोग 6th में भी होंगे, 7th, 8th, 11th, 12th, नंबर ऑफ क्लासेस, उसी तरह से उनके पास ईयर हैं। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्पेशली जो क्लास 11th में या क्लास 12th का जो बच्चा है, क्योंकि इस तक आते आते ऑलमोस्ट आज के डर, अच्छा आज से 10 साल पहले सोचते ना कि अभी इतनी जल्दी क्यों और ये क्यों वो क्यों, तो मे भी जस्टिफाई होता। और जैसे चीज़ें पैटर्न्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं ना, तो यू हैव टू बी मूव अहेड ऑफ टाइम। आपको रहना होगा टाइम से आगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्यों रिक्वायरमेंट है जल्दी चीज़ों को समझने का, गेन करने का, डिसीजन लेने का, ताकि आगे जो एक कॉम्पिटिशन्स है ना, ये सब नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स है। अच्छा, नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि आज आप सपोज करो दिल्ली बैठे हैं, या आप चंडीगढ़ में हैं, या पंजाब के किसी शहर में हैं, या जम्मू में हैं, या चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, आसाम में है, मिजोरम में है, कहीं भी हैं आप, वो कंपटीशन वन डे होगा, एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पर होगा। आपको नहीं पता कि जो आपका कॉम्पिटिटर है कहाँ बैठ के कैसी तैयारी कर रहा है। तो नेशनल लेवल कंपटीशन का मतलब ही ये है कि आपको समझना है। यहाँ वो क्लास वाला चीज़ नहीं रहेगा कि आपकी क्लास में एक सेट ऑफ बच्चा है, उन्हीं के बीच में कंपटीशन है, नहीं, इट्स कंपटीशन अलोंग द होल इंडिया। नाउ अच्छा, जब कंपटीशन ऑल इंडिया है तो प्रिपरेशन भी कुछ उसी तरह का रखना होगा ना, कुछ अहेड होना होगा। पहले तो अमंग, देन स्टेट, सिटी, स्टेट, देन नेशन। ओके, अब इस पोजीशन में जो आप हैं, यहां से आपके टीचर्स के साथ साथ आपके स्कूल मैनेजमेंट के साथ साथ रोल आता है हम लोगों का, जो है चेंजिंग पैटर्न्स। यस, वी आर चेंजिंग पैटर्न्स। हम क्यों हैं और हमारे होने के क्या रीजंस हैं? हमारे होने के पहले रीजंस ये हैं कि हम आपका बेस कॉम्पिटिटिव एज के लिए स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके जो एकेडमिक्स है उनसे हमारा कोई भी किसी भी तरह का उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम जब अभी कुछ सेकंड बाद ही हम आगे चलेंगे कि इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि किसी भी तरह का एकेडमिक डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सेकंड, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जो आगे चलकर आज की डिमांड भी है और करना भी है। 12th के बाद कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो उस डिमांड को भी फुलफिल करना है। नाउ कम टू नो कि सिर्फ ये फाउंडेशन किन किन चीज़ों को पढ़ाई के अलावा काम करेगा। फर्स्ट, आप में आपका मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं कि ये सब चीज़ें होंगी कैसे। उसके लिए सबसे पहले हमको मेंटल हेल्थ चाहिए, जो हमारा मानसिक स्तर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देन आप, यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ, साउंड मेंटल हेल्थ, देन देयर विल बी स्कोप टू डेवलप अ स्किल। और जब वो स्किल आप डेवलप कर लेंगे, देन यू हैव दिस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। एंड व्हेन
you have accumulation of mental health, skill, leadership. It will all reflect in your personality overall. राइट ये चीज बहुत इजी समझना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है किसी भी तरीके का। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम विल बी इन फेजेस। ये एक साथ नहीं होगा, फेजेस में प्रोग्राम होगा और फेजेस में भी इट विल बी एक्वर्ड बाय वीक वाइज, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, किसी तरह का टेंशन ही ना हो और आप सीखते भी जाएं। अच्छा, अब कोशिश करेंगे हम कैसे सीखने की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट फर्स्ट वीक, फर्स्ट में देयर विल बी ए ओरिएंटेशन, जहां यूपीएससी का स्ट्रक्चर और जो सिविल सर्विसेज या एग्जाम्स का इकोसिस्टम है उसको हम समझने का पूरा कोशिश करेंगे। समझेंगे कि किस तरह से इकोसिस्टम काम कर रहा है इंडिया में एग्जामिनेशंस को लेकर। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या आपका रणनीति रहेगी, किस किस तरीके से हम उन चैलेंजेस को डील करेंगे। चैलेंजेस आएंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे समझेंगे। देन वी विल गो विद द बैकग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन से इसलिए ताकि हमें ये चीज़ पता चले कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो काम कैसे करता है, हाउ इंडिया वर्क ऑन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इकोनॉमी, कैसी चीज़ें चलती हैं, कैसे पूरा वर्क करता है। तो वो सारी चीज़ें हमें अभी जैसे जो लोग न्यूज़ देख रहे थे वो समझ पा रहे होंगे या कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अभी रिसेंट में विमेन डेवलपमेंट का एक बिल था, तो वो कैसे था, किस तरह से था, क्या लोकसभा क्या राज्यसभा, ये कैसे क्रिएट होती है, कैसे हमारे एमपी एमएलएस बनते हैं, वो एक पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल्स, देन फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, ये अभी सुनने में तुमको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे कि ये क्या क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, क्या क्या है, किस तरह से नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सिंक इन करेंगे ना इनके साथ, तो इट विल बिकम वेरी इजी, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। देन वीक वाइज वी विल गो अहेड। देन इन फेज 2 वी विल मिडाइवल एंड कल्चर, जिस कल्चर के बारे में भी सर बता रहे थे आपको ना कि कैसे क्वेश्चन डेवलप करते हैं उस चीज़ से, कैसे चीज़ें समझते हैं। उससे पहले उन्होंने गुरुजी का भी जिक्र किया था। तो सब एंशिएंट और मिडाइवल में वो चीज़ कनेक्ट होंगी, किस तरह से आएंगी, कैसे आएंगी, वो जब हम आगे डिटेल्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। देन विल गो विद मॉडर्न इंडिया। एवरी वीक वी हैव अ शेड्यूल, डिफरेंट शेड्यूल, जो आपको रोस्टर एडवांस में, एक वीक एडवांस में आपके पास वो रोस्टर रहेगा, जिसमें आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे ऑलरेडी पहले ही कि मैं अगले हफ्ते क्या पढ़ने वाला हूँ या क्या पढ़ने वाली हूँ। इससे एक बेनिफिट और है कि सपोज करो आपकी हिस्ट्री की क्लास है, तो हिस्ट्री क्लास में आप थोड़ा सा इधर से पढ़े जो बेसिक है, एंड देन गो फॉर टू उसी चीज़ का एकेडमिक पर्पस। देन नेक्स्ट, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्या डेवलप होगा आप में। डेवलप होगा कि एक सिविल सर्विसेज या कंपटीशन को लेकर एक ओरिएंटेशन आपका डेवलप होगा। देन जो एनसीईआरटीज हैं जो आप आज भी पढ़ रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर एनसीईआरटी इज अ फाउंडेशन। एनसीईआरटी ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक फाउंडेशन है। इन एनसीईआरटीज को आप ये मत समझना कि आपका साथ छोड़ के जाने वाली है, दे विल रिमेन विद यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। एनसीईआरटीज कहीं नहीं जाने वाली है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटीज कहीं चली जाएंगे इसके बाद, नहीं, दे विल रिमेन विद यू। देन जैसे सर ने और मैम ने बताया था ना कि एनालिटिकल थिंकिंग, आप इस थिंकिंग को एनालाइज करने लगेंगे धीरे धीरे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वाई, एक वर्ड आया था शुरू में ना वाई, तो वाई वाला सेंस डेवलप करेगा आपके पास। और वो जब वो सेंस डेवलप होने लगेगा ना, देन यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये चीज़ ऐसे हो रहा है, यू हैव अ रैशनल लॉजिक, रैशनल उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस होगा, लॉजिक होगा। देन नेशनल अवेयरनेस क्या है, नेशन में आपकी क्या अवेयरनेस लेवल आपका इंक्रीज होगा। दूसरा, स्कूल के अंदर विद इन स्कूल एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, और ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप कराने में स्कूल अथॉरिटीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा। देन लर्निंग आउटकम क्या होंगे जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके पास व्हाट विल बी यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात रहेगी। देन यू विल हैव अ नाउ माइंडसेट ऑफ
अवेयरनेस, एनालिटिकल थिंकिंग का बेस, देन लर्निंग हाउ टू आंसर। एक बहुत बेसिक चीज आएगी कि आंसर्स कैसे करना है, किस तरह से किसी चीज को रिस्पोंड करना है, वो आप सीख पाएंगे। देन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूपीएससी का ओरिएंटेशन या किसी भी एग्जाम का एक बेसिक ओरिएंटेशन आपके सामने बन जाए। एक चीज और है कि सिर्फ यूपीएससी तक इस चीज को मत लेना, ये किसी भी एग्जाम के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है ना, ये उनका एक फाउंडेशन रहने वाला है। और किसी भी एग्जाम में, इंडिया के किसी भी पार्ट में वो एग्जाम हो रहा हो, यूपीएससी से अलग भी, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये साथ ही रहने वाले हैं। आप किसी भी आप एग्जाम को दे रहे हो, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल जनरेट इन योर माइंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द लीडरशिप, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि लीडरशिप कैसे। अच्छा, एक चीज और है, इन सब तो बात रही, स्कूल्स के ऊपर इन चीज का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, दिस ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, द must thing, the competitive exam orientation will develop in school itself. Then in the ecosystem of school, there will be a development of competitive examinations. Then national leadership grooming institution, the school will be come out as a grooming institution which produce national level assets. Then NEP, national new education policy, उसके साथ आप अलाइंड होंगे और स्किल डेवलपमेंट सेंटर विल क्रिएट। देन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इकोसिस्टम जनरेट होगा विद इन स्कूल। देन अच्छा, इसके बाद भी, इन सब चीज़ों के बाद भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जो बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे होंगे कि मैं अब नहीं, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो कैसे होगा, छुट्टी हो गई तो क्या होगा, किस तरह से रन करेगा, कैसे होगा, उसके लिए भी एक छोटा सा मैं आप चीज़ को बता दूं कि होगा क्या। इफ यू आर इन हॉलीडेज आगे आ रहे हैं ना, देन फिर क्या होगा, तो वी हैव दिस रिकॉर्डेड क्लास जो ऐप पर अवेलेबल होगी। देन आप वो आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेटर ऑन देख सकते हैं। इससे आपको ये फील कभी नहीं होगा कि मैं लैग कर गया, यू विल रिमेन इंटैक्ट। देन दिस इज अ क्विज, जो आप पढ़ रहे हैं उसको हम क्विज के मीडियम से ही या माध्यम से ही आपसे समझेंगे, क्योंकि हमारे पास क्विज से बेहतर कोई और वे नहीं है टू नो कि आप कैसे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। देन स्कूल से हमें एक स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगा। ये वो सारी चीज़ें थी जो इस प्रोग्राम में हमने आज समझने की कोशिश करी। और स्कूल्स और टीचर्स, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों के बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे आपके पास हैं, ये फ्यूचर है इंडिया का, और इस फ्यूचर से ही हम होप कर रहे हैं। हम होप कर रहे हैं कि ये इंडिया के हर एक स्कूल से एसेट्स क्रिएट हों, नॉट मेयरली कि वो पास कर कर आगे चले जाएं। जब स्कूल उनको पास आउट करके भेज रहा हो, तो स्कूल एक कंट्रीब्यूशन कर रहा हो नेशन बिल्डिंग में थ्रू देयर एसेट्स, जिनको उन्होंने 6 साल अपने इकोसिस्टम में रखा, अपने स्कूल प्राइमिसेस में रखा। नाउ वो उस एसेट को नेशन बिल्डिंग की तरफ भेज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।